हेलो फ्रेंड्स। हम ये CGHS का ये फार्मासिस्ट 2018 का पेपर सोल्व कर रहे थे। हमने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया। उसमें इसके 29 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं ना, फार्मासिस्ट जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और एज इट इज़ अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता ना तो उसके आसपास से ही मतलब ऐसे पूछ लेते हैं। तो हमें ये जो पेपर्स हैं ये तो मतलब सोल्व करने लेने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द नॉर्मल रेंज ऑफ वेट ऑफ द राइट लंग इन एन अडल्ट। तो ये राइट लंग का वेट पूछा हुआ है, कितना होता है? तो 625 ग्राम होता है ये राइट लंग का वेट। ये लंग्स होते हैं, राइट लंग होता है और लेफ्ट लंग। तो जो राइट लंग होता है ना वो स्लाइटली बिगर होता है लेफ्ट लंग से, ठीक है। तो इसका जैसे 625 ग्राम है तो उसका इस लेफ्ट लंग का वेट इससे कम होगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल अनेस्थेटिक। तो लोकल अनेस्थेटिक का साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? इसका आंसर है सेल मेम्ब्रेन। जो लोकल अनेस्थेटिक्स है ये कहाँ पर एक्ट करते हैं? सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? लोकल अनेस्थेटिक्स जो होते हैं ये नर्व कंडक्शन को ब्लॉक करते हैं, और जो सोडियम की एंट्री होती है उसको डिक्रीज करके और नर्व की कंडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स हैज़ द हाईएस्ट मीन आयोडीन कंटेंट। तो इसमें आयोडीन कंटेंट किस में ज़्यादा होगा? तो ये जो सी वाटर होता है उसमें आयोडीन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाटर फिश जो है इसमें मीन आयोडीन कंटेंट क्या है? हाईएस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला तो CH3COH एसिटिक एसिड सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, अमंग द पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीपोलराइजिंग ब्लोकर। तो ये हमने जो पहले एक पेपर डिस्कस किया था उसमें भी था ये डीपोलराइजिंग ब्लोकर का। तो ये क्या होता है? सक्सामिथोनियम, या इसको सक्सिनाइल कोलिन भी बोलते हैं, ठीक है। सक्सिनाइल कोलिन या सक्सामिथोनियम क्या होता है? डीपोलराइजिंग ब्लोकर होते हैं। और इसमें एक डेकामिथोनियम भी आता है। तो ये क्या होते हैं? जो पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो डीपोलराइजिंग ब्लोकर होते हैं, एक होता है नॉन डीपोलराइजिंग ब्लोकर। तो डीपोलराइजिंग ब्लोकर में सक्सामिथोनियम डेकामिथोनियम आते हैं, और जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लोकर्स है उसमें डी ट्यूबोक्यूरेरिन आता है, और वैनक्यूरोनियम, पेनक्यूरोनियम, पाइपक्यूरोनियम इस टाइप की ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन है, मिथाडोन हेल्प इन रिकवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। तो जो इस मिथाडोन है ये इसका आंसर है मॉर्फिन टाइप। तो मॉर्फिन टाइप के ड्रग डिपेंडेंस है उसमें क्या यूज़ करते हैं? मिथाडोन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फटाल डोज ऑफ पैराल्डिहाइड। तो पैराल्डिहाइड की फटाल डोज है 25 to 50 ml, ठीक है, ये इसकी फटाल डोज होती है। नेक्स्ट है, प्राइम फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था? इसका है 1948, ठीक है। 1948 में फार्मेसी एक्ट है। और एक कौन सा है? फार्मेसी एक्ट का फैक्ट्री एक्ट है, ठीक है। 1948 में 3 एक्ट है, एक तो फार्मेसी एक्ट है, और एक है फैक्ट्री एक्ट, और एक है मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। तो तीनों याद रखने हैं। ये 19 कब पास हुए थे? 1948 में। और जो हम पढ़ते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसका कॉन्स्टिट्यूशन कब आता है? 1949 में, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949, इसके एक साल बाद। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, वेरिसेला वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो ये वेरिसेला वैक्सीन जो होती है ये कौन सी डिजीज़ की प्रिवेंशन में देते हैं? तो ये चिकन पॉक्स है, ठीक है। चिकन पॉक्स जो है इसका आंसर है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वेरिसेला जूस्टर वायरस होता है, VZ वायरस भी बोलते हैं ना जिसको, वेरिसेला जूस्टर वायरस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। ये जो चिकन पॉक्स है ये रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, और इसका अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है इसमें। तो इसमें जो हम जो देते हैं इसमें ये वेरिसेला वैक्सीन देते हैं इसमें चिकन पॉक्स के इसमें इम्यूनाइजेशन में। और वैसे अगर ड्रग्स देखें तो एसिक्लोवीर जो होती है ना एंटीवायरल ड्रग वो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। एसिक्लोवीर इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन चिकन पॉक्स। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, DNA replication and transcription is the function of which subcellular organelles।
तो ये डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन है, ये किसका फंक्शन है, न्यूक्लियस में होता है ये सब कुछ, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, तो रेप्लिकेशन होता क्या है वैसे, डीएनए से डीएनए जो बनता है उसे बोलता है रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए से डीएनए बनना, और डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको बोलता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये याद रखना है। और अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे बोलता है ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग्स आर यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑन हार्ट इज नोटेड। तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, एक तरीके से उसके एक्शन पूछे हैं, तो हार्ट पे क्या एक्शन होता है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसको कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन होता है उससे हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, तो क्या होता है, ब्रैडिकार्डिया होता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से। और वैगस नर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है, वैगस नर्व भी क्या कराती है, ब्रैडिकार्डिया करवाती है। और कौन कौन से एक्शन है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से, ये हार्ट रेट तो स्लो हो जाएगा, बाकी जो ग्लैंडुलर सिक्रेशंस होते हैं जैसे सलाइवेशन, लैक्रिमेशन और गैस्ट्रिक एसियल सिक्रेशन, ये सब कुछ इंक्रीज होते हैं इसमें, ठीक है, स्वेटिंग हो जाती है। कौन कौन से हो गए, जैसे सलाइवेशन हो जाएगा और HCl का सिक्रेशन हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगा, तो ये और लैक्रिमेशन, ये सारे सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं इसमें, और यूरिनेशन, डायरिया, ये सब किसके, पैरासिम्पैथेटिक के एक्शन होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, ये याद रखना है। जैसे ब्रैडिकार्डिया और हार्ट रेट स्लो हो रहा है ना, वैसे ब्रोंकाई क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन याद रखना है इसके अंदर। इसलिए ये जो पैरासिम्पैथेटिक जो ये जो इसमें जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, जैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं जो, उनको हम किस में यूज़ नहीं करते, अस्थमा में यूज़ नहीं करते, प्लस किस में, पेप्टिक अल्सर में। क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये तो HCl को सिक्रेशन को बढ़ाएंगी, तो इसलिए इनको पेप्टिक अल्सर में यूज़ नहीं करेंगे, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगी, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, अस्थमा में भी यूज़ नहीं करते। तो ये सब बातें हैं, इसकी याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक का क्या हो गया, ब्रैडिकार्डिया हो गया, और साथ में ये मियोसिस भी कराते हैं, ठीक है, हाँ, मियोसिस भी याद रखना है, इनका एक एक्शन था मियोसिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोटॉक्सिक ड्रग इज यूज्ड इन कीमोथेरेपी इज एन एंटी मेटाबोलाइट। अच्छा, ऐसे कह रहे हैं कि कौन सी ड्रग है जो एंटी मेटाबोलाइट के अंडर आती है। ये जो एंटी कैंसर ड्रग है उसकी क्लासिफिकेशन में से बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। तो जो एंटी मेटाबोलाइट्स एंटी कैंसर ड्रग की जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें एक कैटेगरी आती है एंटी मेटाबोलाइट्स। तो एंटी मेटाबोलाइट्स में कौन कौन सी आती है, एंटी मेटाबोलाइट्स में एक तो आते हैं फोलेट एंटागनिस्ट आते हैं, ठीक है, एक तो फोलेट एंटागनिस्ट आते हैं, और एक कौन से आते हैं, प्यूरिन एंटागनिस्ट आते हैं, और एक आते हैं पिरिमिडिन एंटागनिस्ट आते हैं, ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी आती है। तो फोलेट एंटागनिस्ट में कौन सी आती है, मिथोट्रिक्सेट, ठीक है, तो इसका आंसर है मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट वैसे फोलेट एंटागनिस्ट होते हैं, ब्रॉडली अगर हम बोले तो क्या है, ये एंटी मेटाबोलाइट है, तो इसमें फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आ गया। प्यूरिन एंटागनिस्ट में कौन कौन से आते हैं, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन और फ्लूडाराबिन, ये चारों ड्रग आते हैं प्यूरिन एंटागनिस्ट में। और पिरिमिडिन में 6 फ्लोरोयूरेसिल आता है, और एक आता है साइटारेबिन, साइटोसिन अरेबिनोड जिसे बोलते हैं, ये सब पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में आते हैं। तो ये जो है, ये एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना है। और ये जो मिथोट्रिक्सेट है, ये क्या होता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मिथोट्रिक्सेट क्या होता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है। और जो और कौन कौन सी ड्रग होती है जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करती है, एक प्रोग्वेनिल आती है, पायरीमिथामिन आती है, एक ये मिथोट्रिक्सेट होगी, और एक होती है ट्राईमिथोप्रिम भी होती है, ठीक है, जो ट्राईमिथोप्रिम है वो भी क्या करती है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट करती है। अब जो ड्रग इसको इनिबिट करती है ना, उसका एक साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा हमें, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मिथोट्रिक्सेट का साइड इफेक्ट है क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और मिथोट्रिक्सेट को हम किस किस में जैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको सोरियासिस में भी यूज़ करते हैं, रूमेटोड अर्थराइटिस में भी यूज़ करते हैं, और एक इम्यूनोसप्रेसेंट भी होता है, ठीक है, ये भी इसके यूज़ याद रखने हैं, और एंटी कैंसर तो ये है ही। तो ये सब बातें हैं इसकी मिथोट्रिक्सेट के बारे में जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज म्यूकोलिटिक। तो कौन सी ड्रग है जो म्यूकोलिटिक है,
तो इसमें कार्बोसिस्टीन इसका आंसर है। म्यूकोलिटिक्स ड्रग्स जो हम एक्सपेक्टोरेंट्स पढ़ते हैं ना, उसमें एक्सपेक्टोरेंट्स में एक तो ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर्स आते हैं, एक ही म्यूकोलिटिक्स ड्रग आती है, ठीक है। तो म्यूकोलिटिक्स ड्रग में कौन कौन सी है, ये जैसे कार्बोसिस्टीन है, ऐसे एसिटाइलसिस्टीन आता है, ब्रोमहेक्सिन आता है, एम्ब्रोक्सोल आता है। ये सब ड्रग्स क्या होते हैं, म्यूकोलिटिक्स होती है। म्यूकोलिटिक्स मतलब म्यूकस को ब्रेक डाउन कर देती है। जो म्यूकस होता है उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, उनके अंदर जो सल्फाइड बॉन्ड होता है, एक तरीके से उनको ब्रेक डाउन करते हैं। तो जैसे म्यूकस को भी ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए फिर ये वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो इसका ये म्यूकोलिटिक हो जाएगा कौन सा, कार्बोसिस्टीन। नेक्स्ट है कंजक्टिवल जीरोसिस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी विच द फॉलोइंग वाइटामिन्स। तो ये जो कंजक्टिवल जीरोसिस है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बाइटोट स्पॉट डिजीज़ भी होती है, ये जीरोप्थेल्मिया कंजक्टिवल जीरोसिस भी हो जाती है। तो ये सब याद रखना है, किसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी कोक्सीजियल वर्टिब्री फ्यूज टू फॉर्म कोकिक्स बोन। तो ये कितनी फ्यूज़ होती है, इसमें 4 जो वर्टिब्री फ्यूज़ होके क्या बनाती है, ये कोकिक्स बोन बनाती है। तो ये वर्टिब्री जो होती है ना, ये जो वर्टिब्री होती है कौन कौन सी होती है, एक तो सर्वाइकल होती है, थोरेसिक होती है, लंबर होती है, कोकिक्स होती है, एक सैक्रल होती है, ठीक है, याद रखना है। तो सैक्रल तो एस से 5 होती है, ठीक है, एस से सैक्रल, एस से 5, ठीक है, 5 होती है, 5 फ्यूज़ होके एक बनाती है, ये 5 फ्यूज़ जाती है तो इससे एक बन जाती है। ये कोकिक्स 4 होती है, 4 फ्यूज़ होके एक बनाती है, ये याद रखना है, ठीक है। अब सर्वाइकल कितनी है, 7, C7 T12 L5, ठीक है, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, और लंबर कितनी होती है, 5 होती है। सर्वाइकल ये जो कोकिक्स है ये 4 होती है, फ्यूज़ होके एक बन जाती है, और सैक्रल 5 होती है, फ्यूज़ होके एक बन जाती है। तो वैसे तो देखिए तो कितनी 33 वर्टिब्री हो जाएगी, पर ये जो दोनों फ्यूज़ जाती है ना तो कितनी हो जाएंगी, 26 बन जाएंगी। तो ये याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG। तो ये BCG वैक्सीन जो होती है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इंट्राडर्मल या इंट्राक्यूटेनियस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इंट्राडर्मल या इंट्राक्यूटेनियस। तो ये BCG है, ये किसकी इम्यूनाइजेशन में देते हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए ना BCG वैक्सीन देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की इम्यूनाइजेशन में हम कौन सी वैक्सीन देते हैं, BCG वैक्सीन देते हैं। ये BCG क्या एक फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है। और ये कौन सी वैक्सीन है, ये बैक्टीरियल है या वायरल है, तो BCG होती है लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, याद रखना है। B से BCG और B से ही हम बैक्टीरियल याद रख सकते हैं। तो क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है BCG। और बैसिलस कालमेट ग्वारिन, इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, B से बैसिलस कालमेट ऑफ ग्वारिन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के इम्यूनाइजेशन में देते हैं इसको। और अगर इसकी डोज देखें तो 0.1 ml होती है इसकी डोज, ठीक है, 0.1 ml इंट्राक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल देते हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डोज ऑफ हेपेटाइटिस B वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स। तो इसमें इसकी डोज कितनी है, ये 0.5 ml होती है, ठीक है। जो बिलो 10 ईयर्स, जो 10 साल से कम के जो चिल्ड्रंस हैं उनको जो हेपेटाइटिस B की वैक्सीन 0.5 ml देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेंटेनेंस डोज ऑफ रोक्साटिडिन। तो रोक्साटिडिन की मेंटेनेंस डोज है 75 mg एट बेड टाइम। तो ये सब कुछ डोज वोज ना कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी सारी ड्रग्स हैं उनकी डोज तो कोई भी याद नहीं कर सकता। तो इनके बारे में परेशान नहीं होना, ये मतलब एक आधा क्वेश्चन आता है, कुछ ज़्यादा इतना नहीं, इनको याद नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो इसका आंसर है टायरोसिन। और कौन से एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे फिनाइल एलेनिन है, और ट्रिप्टोफन होता है, और एक टायरोसिन, ये क्या होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है द शॉप एक्ट लाइसेंस इशूड बाय लेबर ऑफिस इज़ वैलिड फॉर हाउ मैनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट स्पेसिफिक ऑफ ड्रग हैबिचुएशन। ऐसे कह रहे हैं ड्रग हैबिचुएशन में कौन सा सिम्टम्स नहीं होता, ठीक है। ड्रग हैबिचुएशन का मतलब क्या होता है, जैसे
किसी आदत हो जाना, जैसे हम चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं ना, तो हम उनके हैबिचुअल है, हमें क्या होता है उनकी आदत होती है, ठीक है। तो अब हम जैसे पीते हैं तो उसमें हम ये थोड़ा होता है टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज। अब जैसे हम चाय पीते हैं तो जैसे 1 कप चाय पीते हैं तो यस थोड़ा होता है भाई, थोड़े दिनों बाद क्या 2 कप 3 कप 4 कप 10 कप ऐसा थोड़ा होता है कि हमें उसकी हैबिट है बस, हाँ भाई चाय पीनी है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज, तो इसमें ये नहीं होता। ये जो टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज किस में होता है, ये ड्रग एडिक्शन में होता है। जैसे जिस ड्रग्स की एडिक्शन होते हैं उनमें होता है ये जो टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज, ठीक है। डोज को इंक्रीज करने की टेंडेंसी किस में होती है, ड्रग एडिक्शन में होती है। तो ये ना जो ड्रग हैबिचुएशन, फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, ये सब कुछ है जो जो शुरू के जनरल इंट्रोडक्शन में जो फार्माकोलॉजी में दिया हुआ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमने इसका CGHS का फार्मासिस्ट का पेपर डिस्कस कर लिया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये सब्सक्रिप्शन जो होता है बिल्कुल फ्री होता है, तो आपको इसके लिए तो कुछ पे भी नहीं करना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक यू।